तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और H2 एड में। देखिए, इस वाले से जो है एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी का जो है हम जानते ही हैं, इंडियन पॉलिटी जो मेजरली है वो कॉन्स्टिट्यूशन की ही स्टडी है और उनका उसका इंटरप्रिटेशन है। देखिए, जो एक मेन बुक मानी जाती है फॉलो करने के लिए, तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, जो है लक्ष्मीकांत सर की बुक है, इंडियन पॉलिटी नाम है उसका। वो जैसे मेजर बुक मानी जाती है फॉलो करने के लिए। अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। मैं यही कहूँगा कि अगर जो कोई लोग डी बासु पढ़ने के विषय में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा डी बासु की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, तो डायरेक्ट डी बासु ना पढ़ेंगे, क्या करेंगे, एनसीईआरटी जो है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो एनसीईआरटी है वो पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद डी बासु पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत के लिए भी अगर जो आप यही चीज़ फॉलो करेंगे तो लक्ष्मीकांत काफ़ी ईजी हो जाएगी आपके लिए। बाकी अगर जो आप एनसीईआरटी नहीं भी करते हैं और डायरेक्ट लक्ष्मीकांत करते हैं तो फिर भी उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अब इसी तरह की वीडियो के लिए जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। अब देखिए, तो सबसे पहला पार्ट जो है प्रीएम्बल है। देखिए, आप जैसे प्रीएम्बल के बारे में तो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देखिए जब भी अपनी नोटबुक बनाएंगे या अपने नोट्स बनाएंगे तो उसका सबसे पहला पेज है वो प्रीएम्बल होना चाहिए। तो आप प्रीएम्बल नोट जरूर कर लेंगे। इसीलिए देखिए, प्रीएम्बल पहले से ही नोटेड है, हमने भी प्रीएम्बल नोट कर लिया है और आप भी प्रीएम्बल नोट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 10 बार कहने चाहिए, एटलीस्ट आपको 30 to 50 टाइम्स जो है प्रीएम्बल को जो है पढ़ना है, जिससे क्या हो कि आपको प्रीएम्बल पूरा एकदम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड लर्न हो जाना चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन देखिए एक एक वर्ड पे तक पूछे गए हैं प्रीएम्बल के, और मेंस में भी देखिए आपको 2016 में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इसमें, जो बेसिकली जो है प्रीएम्बल के कुछ शब्दों पे ही पूछा गया है। चलिए, अब इसके बाद प्रीएम्बल स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, प्रीएम्बल के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जैसे प्रीएम्बल जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पास अगर जो उसका अपना प्रीएम्बल है, तो प्रीएम्बल बेसिकली एक तरह से प्रीफेस होता है। बुक अगर जब खोलेंगे तो प्रीफेस होता है, जिसमें मेजरली बुक के बारे में डिस्कस किया जाता है, उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस और ये सब, उसके पीछे के क्या आइडिया रहे डेवलप करने के, ये सब लिखे जाते हैं। इसी तरह प्रीएम्बल भी जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो है आइडियल्स एस्पिरेशंस लिखी होती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए, क्या सोच थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पहले के पीछे, जो भी उस समय के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उन्होंने क्या सोचा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले। इसलिए आपको देखिए प्रीएम्बल का जो है कई जगह एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगा। देखिए, प्रीएम्बल के बारे में एक जो मेजर चीज हमको जाननी है वो ये है कि प्रीएम्बल जो है किसी भी तरह के कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। ये एक बेसिक फैक्ट है और ये लगभग सब लोग जानते भी होंगे। लेकिन एक चीज आपको नहीं पता होगी कि बड़े बड़े जो डिसीजन हुए हैं पहले भी, और हम आपको बताएंगे, जैसे बेरुबारी केस था, उसके बाद से हमको केशवानंद भारती केस देखने को मिलता है, और केशवानंद भारती में हमने एक चीज देखा था कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने ये कंसीडर किया कि देखिए कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बेसिक फीचर या डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को जो है ब्रीच कर दे, और डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का भी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं प्रीएम्बल से आता है। अगर जो किसी केस में कोई दो लॉ एक दूसरे को वायलेट करता है या एक दूसरे में दोनों में क्लैश हो जाता है और जो है सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं समझ में आता है कि अब इसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, तो उसके बाद से देखिए 3 चीजें देखी जाती हैं। फंडामेंटल राइट तो सबसे बेसिक है, तो इन्फोर्सेबल है, उसको छोड़ दीजिए। एक है फंडामेंटल ड्यूटीज देखी जाती हैं कि क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या है। उसके बाद से देखा जाता है कि प्रीएम्बल से क्या उसका रिलेशन है, प्रीएम्बल वगैरह जो है वो सही हो पा रहा है कि नहीं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखी जाती है। तो देखिए, इस तरह प्रीएम्बल जो है कई लॉ के इंटरप्रिटेशन में मदद करता है। कोर्ट में न इन्फोर्सेबल होते हुए भी देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल का रोल प्ले करता है कोर्ट में, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब चलिए देखिए, प्रीएम्बल के बारे में 2-3 बेसिक चीजें तो आपको बता ही दिए थे, तो एक लाइन जरूर अपने जो है नोट्स में लिख लीजिएगा, प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट टू एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट सर्व्स। ठीक है, और उसके बाद से लिख लीजिए द इंडियन प्रीएम्बल इज ऑल्सो द इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद से लिख लीजिए इट कंटेन्स आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द देन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स। ठीक है, इतनी चीजें लिख लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए प्रीएम्बल की भाषा देख लेते हैं कैसी है। तो देखिए, ये प्रीएम्बल है,
ठीक है। अब प्रीएम्बल में देखिए जितने भी अंडरलाइन आपको चीजें दिख जा रही हैं ये कैपिटल लेटर्स में है, आप भी कैपिटल लेटर में लिखिएगा। बोर्ड पे कैपिटल लेटर लिखना फिजिबल नहीं था बेसिकली, इस पे देखिए मार्कर थोड़ा सा स्लिपरी होता है, आप लिखे होंगे तो जानते होंगे, तो स्लिप कर जा रहा था, हमने कोशिश की है लेकिन आप नहीं हो पाया तो इस लेटर में लिखें। आप कोशिश करके जो है ये इसका एक एक लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो देखिए प्रीएम्बल कैसे स्टार्ट होता है, तो प्रीएम्बल में सबसे पहले लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो किसकी बात कर रहा है, हम लोगों की बात कर रहा है, जो कि हम इंडिया के जो है पीपल हैं या फिर सिटीजन है। ठीक है। हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। तो देखिए कह रहा है हमने जो है अपनी कंट्री को इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया है और रिजॉल्व किया है कि सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो है रिपब्लिक का हमको देखने में मिलता है। देखिए एक क्वेश्चन जो आ भी चुका है पेपर में, उन्होंने ये पूछा था कि जो रिपब्लिक से लगे हुए एडजेक्टिव है, यहाँ रिपब्लिक लगा हुआ है, इससे लगे हुए जितने भी एडजेक्टिव हैं उनके बारे में बताइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। और देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें बेसिकली हमको रिपब्लिक के बारे में न बात करते हुए बल्कि हमको सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर की बात करनी थी और ये बताना था कि उसका करंट सिनेरियो में देखिए क्या इंपैक्ट है। अगर जो टाइम बचा तो इसको इसी वीडियो में करेंगे, नहीं भी टाइम बचा तो देखिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी वीडियो कोई 4-5 मिनट की बना के और उसमें जो है आपको बता दिया जाएगा पूरा वो क्वेश्चन और उसका डिस्कशन बता दिया जाएगा। ऐसे हम करेंगे कि जो चैप्टर करेंगे उसके बाद का जो मेंस का उसका क्वेश्चन रहेगा वहीं सॉल्व कर लेंगे और बाद में आप क्या करेंगे उसको जो है अपने राइटिंग में जरूर उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ तक देख लिए थे हम, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। तो अब अपने सिटीजन्स के लिए क्या क्या सिक्योर कर रहा है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में बात कर रहा है, जस्टिस की बात कर रहा है। देखिए जस्टिस सिक्योर कर रहा है, किस तरह की जस्टिस है, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है। देखिए पेपर में कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि जस्टिस जो है हमारे प्रीएम्बल द्वारा बताई जाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करता है, वो किस तरह की सर्व करता है, तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये 3 दिया रहेगा। और आज कल तो पता ही आ गया है कि आपको कैसा क्वेश्चन आ रहा है, any1, any2, any3, तो इसमें देखिए ऑल 3 वाला लगाना रहेगा। चलिए ठीक है। फिर लिबर्टी, देखिए लिबर्टी किस तरह की है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट है। ठीक है, THOUGHT है ये, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो किस तरह की लिबर्टी दे रहा है, तो थॉट की लिबर्टी दे रहा है। हम अपना जो है कुछ भी सोच समझ सकते हैं, उसमें हमारी कोई एक्सप्रेशन की भी लिबर्टी दे रहा है। ठीक है, कि हम अपनी बातों को देखिए एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। इसकी बात करेंगे एक्सप्रेशन वाले की कि कितना लिमिटेड है और कितना हमको गिवन है। ठीक, फिर बिलीफ है कि हम अपने बिलीफ को देखिए, अपना जो मेरा बिलीव है, जो भी मेरा बिलीव है उस चीज में मैं बिलीव रख सकता हूं और किसी भी तरह की उसमें इंटरवेंशन नहीं होगी। फिर फेथ की बात कर रहा है, जो भी मुझको फेथ है, जिस गॉड में फेथ रखता हूं उन गॉड की, उस डेटी की देखिए मैं पूजा कर सकता हूं और किसी भी तरह की कोई रोकने लगा। वही आगे वर्शिप की बात किया कि हम अपने हिसाब से वर्शिप भी कर सकते हैं। फिर देखिए इक्वालिटी, अब किस तरह की इक्वालिटी देता है उसकी बात किया। देखिए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। तो देखिए कह रहा है, देखिए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, किस तरह की इक्वालिटी दे रहा है, तो स्टेटस की इक्वालिटी दे रहा है। ऑफ अपॉर्चुनिटी, और किस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो देखिए सॉरी किस तरह की इक्वालिटी दे रहा है, तो अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह की अगर जो कोई भी अगर जो स्टेट काम कर रहा है तो देखिए किसी भी स्टेटस के बेसिस पे जो है आपको जो है डिसइक्वल नहीं कर सकता है या फिर अनइक्वल नहीं ट्रीट कर सकता है। अपॉर्चुनिटी में भी देखिए आपको अनइक्वल नहीं ट्रीट कर सकता है। ये वाली जो दोनों चीजें, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी वाली, तो ये दोनों चीजें देखिए हम फंडामेंटल राइट में देखेंगे। कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जहां पे देखिए आपको अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। बेसिकली वो भी इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों का फायदा हो सके। जैसे कि रिजर्वेशन प्रोसेस है जो ST SC और OBC को मिलता है, तो एक तरह से देखिए अनइक्वल ही जनरल से ट्रीट किया जाता है तभी उनको मिलता है, तो वो भी देखिए उनको फेवर करने के लिए मिलता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर देखिए क्या कर रहा है, टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। तो कह रहा है अब उनके बीच में क्या प्रमोट कर रहा है, तो फेटर्निटी प्रमोट करना है, फेटर्निटी। अब फेटर्निटी क्या है, ये कॉमन ऑफ फीलिंग ऑफ कॉमन ब्रदरहुड है। तो देखिए जैसे एक जो है हमारे अंदर जो है फेटर्निटी की फीलिंग होनी चाहिए कि हम सब आपस में भाई बहन हैं, भाई भाई की तरह हैं।
ऐसा हमको नहीं होना चाहिए कि देखिए जो है कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये सब तो हम जाति में न बटे, बल्कि एक की तरह एक जो है मिलके एक खड़े रहे अपने नेशन के लिए और अपने काम अपने इसके लिए। तो वो वाली चीज़ जो है फेटर्निटी देखिए, फेटर्निटी वाली फीलिंग देखिए आज के ज़माने में तो मुश्किल है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आर्मी में आपको फेटर्निटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। वहाँ देखिए किसी भी तरह का ये नहीं है, हिंदू मुस्लिम जो भी रहता है आपस में बहुत ही ज़्यादा हार्मनी से रहते हैं। कुछ डिफरेंसेस तो हो सकता है होते हों, लेकिन अभी तो मैं तो आर्मी का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन कुछ हो सकता है डिफरेंसेस होते हैं। फिर भी अदर इंस्टीट्यूशन से जो है बहुत ही अच्छा, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ही अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि 90% से ऊपर इफिशियंट है आर्मी। ठीक है, एक ये चीज़ है। फिर देखिए क्या कह रहा है, देखिए फेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अब फेटर्निटी से क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी डिग्निटी एश्योर हो जाती है। फिर कह रहा है एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। और क्या है यूनिटी और इंटीग्रिटी, वही जो है देश की अखंडता और संप्रभुता जो है वो एक इंश्योर हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कह रहा है हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, देखिए 26th डे ऑफ नवंबर 49 लिखा हुआ है 1949, ये ध्यान रखेंगे 26 ठीक नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने आप को हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और अपने आप को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ये हम अपने आप को देते हैं आवर सेल्फ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। कई बार पेपर में पूछ देता है कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये जो है 26 ऑफ नवंबर 1949 कब अडॉप्ट हुआ है, 26 नवंबर 1949। ठीक, कब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर ने जो है अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ठीक है, या उस समय के जो भी लोग थे उन्होंने कब दिया है, तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन एक ये आ रहा है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम फुल्ली फोर्स, तो ये वाले का आंसर जो है वो होगा 26 जनवरी 1950। ये चीज ध्यान रखिएगा, यही मिस्टेक हो जाता है। 26 जनवरी 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फुल्ली फोर्स में आ गया था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट है या अडॉप्टमेंट है या फिर हम कह लें कि जो है अपने आप को जब भी हमने इसको मतलब टेक किया है, अपने आप को लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो जो टाइम है वो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 है। तो देखिए ये वाला पूरा पार्ट जो है आप ले लेंगे, ऐसे ही नोट कर लीजिए एज इट इज। बस ये वाले चीजें जो है आप कैपिटल लेटर में लिखिएगा। एक बार आइए साथ में पढ़ते हैं और आप भी ध्यान रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, प्रीएम्बल की बात कर रहा है और यहां से पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. फिर देखिए क्या कर रहा है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाला जो पूरा का पूरा चीज है आपको एज इट इज ऐसे ही जो है याद हो जाना चाहिए। ये ध्यान रखिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए। आइए एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute the India into the sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये चीज है पूरी इसी तरह आप जो है 5-7 बार पढ़ लें, 3 बार तो ही पढ़ लें, 3 बार घर पढ़ लीजिए, 6 बार तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, अभी ये देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ जो है चीजें, इसके एक एक वर्ड को हम डिस्कस कर लेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब जो सारी चीजें दी हुई है इसको हम बारी बारी से आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नोट कर लीजिए, जो लोग नहीं नोट किया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी बिना इसको हो नहीं पाएगी। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखिए इरेज भी नहीं हो रहा। चलिए जब तक ये वाला देखिए इरेज कर रहा हूं मैं, आप तब तक जो है एक बार वो जरूर कर लीजिए,
एक बार और जो है प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, जो लोग लिख लिए हैं, जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लें। चलिए, तो एक क्वेश्चन बता दिए इसी बात पे कि प्रियम्बल में जो है कौन कौन से जो है 4 एडजेक्टिव जो है रिपब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, ये देखिए कमेंट कर दीजिए। नहीं कमेंट कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो है अपनी कॉपी पे तो एक बार लिख ही दीजिए कि बताइए कौन कौन से 4 एडजेक्टिव जो है वो जो है रिपब्लिक से कनेक्टेड है। देखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में, आप लिखे रहेंगे तो जब भी इसका PYQ कराया जाएगा आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब प्रियम्बल का देखिए कुछ बेसिक जान लेते हैं। प्रियम्बल क्या है पूरा हम पढ़ तो चुके ही हैं, अब बेसिक जान लेते हैं प्रियम्बल का। देखिए एक सेकंड, तो यहां लिख लीजिए प्रियम्बल। प्रियम्बल, ठीक है। अब इसमें लिख लीजिए, प्रियम्बल में लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए सर्व्स एज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये क्या है, ये है आइडियल्स, एस्पिरेशंस, एंड बिलीव्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं। अभी के लिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज है ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमको क्या मिल जाता है, तो इसमें देखिए फंडामेंटल वैल्यूज देखने को मिल जाती है। कंटेन्स फंडामेंटल वैल्यूज एंड, बताइए फंडामेंटल वैल्यूज और क्या देखने को मिल जाता है आपको। फंडामेंटल वैल्यूज के साथ फिलॉसफी देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो है क्या फंडामेंटल वैल्यू है और क्या फिलॉसफी है, किस सोच के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी के लिए देखिए इतना ही जानना हमारे लिए जरूरी है। देखिए कुछ इनेक्टमेंट वगैरह भी हुए हैं, वो अभी हम बाद में देखेंगे। जैसे जैसे वर्ड डिस्कस करेंगे तो उसके साथ इनेक्टमेंट्स डिस्कस कर लेंगे। तो प्रियम्बल के बारे में ये 3 फैक्ट देखिए हैं। एक फैक्ट और लिख लीजिए यहां पे, नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इन अ कोर्ट ऑफ लॉ लिख सकते हैं, लेकिन एनी लिख लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ मतलब किसी भी कोर्ट में जो है ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना सबऑर्डिनेट कोर्ट में। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें लिख लीजिए, इसके बाद आगे देखेंगे। देखिए यही बेसिकली जो है नेचर ऑफ प्रियम्बल। कई बार पेपर में आपसे पूछ देगा कि नेचर ऑफ प्रियम्बल क्या है, तो नेचर प्रियम्बल का यही है कि वो कोर्ट में जो है नॉट इन्फोर्सेबल है, मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल नहीं है, एक ही बात हो जाएगी। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये वाला पूरा नोट कर लीजिए, फिर आगे का देखते हैं। चलो नहीं नोट किया, स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट जरूर कर लेंगे। एक सेकंड, इतनी चीजें देखिए हम प्रियम्बल के बारे में जान लिए थे। अब बेसिक वैल्यूज जो है प्रियम्बल की वो जान लेते हैं। बेसिक वैल्यूज, तो हेडिंग डाल लीजिए बेसिक वैल्यूज। बेसिक वैल्यूज
इन द प्रीएम्बल डाल दीजिए या इनग्रेव्ड इन प्रीएम्बल डाल दीजिए। तो आप अभी के लिए इन द प्रीएम्बल लिख लीजिए, इन द प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल में बेसिक वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब इसका स्टार्टिंग जो है, देखिए कौन कौन सी वैल्यूज है, वही सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, कैरेक्टर, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से जो है एक एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहां लिख लीजिए वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक सेकंड। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है। ये देखिए, ये सबसे फोरमोस्ट वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन की, फोरमोस्ट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे तो ये पेपर में नहीं पूछे, लेकिन हाँ एक चीज है कि जो है ये आपको पीसीएस वगैरह में देख के पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया कहने का मतलब यही है कि यहां देखिए नॉट इंडिविजुअल, नॉट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक आदमी की बात नहीं कर रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, यानी ऑल सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो भी वेल बीइंग है, जो भी वेल बीइंग सोचा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक इंडिविजुअल के बारे में ना होकर बल्कि सारे के सारे जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनके बारे में होगा। किसी भी एक व्यक्ति के बारे में जो है ये नहीं सोचा जाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया कहने का मतलब ये है। इसके बाद सॉवरेनिटी देखिए, अगर जो लोग कमेंट में ऑप्शन लिखे होंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं लिखे हैं उनको एक चीज देखिए, ये पहला एडजेक्टिव है जो है रिपब्लिक के साथ लगा हुआ है। तो ये देखिए इसका मतलब ये है कि वेस्टेड विथ इट सेल्फ एज द सुपीरियर पावर, कि देखिए खुद ही में जो है इंडिया खुद ही एक सुपीरियर पावर है। किसी भी तरह के हम डोमिनियन स्टेटस नहीं है, नॉट अ डोमिनियन भी लिख सकते हैं, इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। किसी भी अदर नेशन के देखिए हम डोमिनियन नहीं है, ये चीज की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए अब सॉवरेन पावर वो है जो कि एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल्ड। तो देखिए ये एक एब्सोल्यूट है और अनकंट्रोल्ड है, किसी का भी जो है कंट्रोल्ड नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। देखिए अब कह रहा है कि इंडिया को देखिए सॉवरेन एंटिटी बताने का मतलब ये है, ये चीज इंफेसाइज किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो है इंडिपेंडेंट है, इंफेसाइजेस, एक सेकंड स्पेलिंग देखिए थोड़ा सा, साइज, दैट इंडिया इज independent, independent in taking its decisions and देखिए डिसीजंस है एंड पॉलिसी मेकिंग। तो जो है इंडिया जो है वो देखिए इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस लेने के लिए और पॉलिसी मेकिंग में, किसी भी तरह का जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है हमको नहीं देखने को मिलता है।
ये यहाँ पे नोट कर लीजिए, नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। देखिए ये सारा नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला देखिए एडजेक्टिव लिखेंगे जो कि सोशलिस्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला। जो लोग नहीं नोट किया है वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। चलिए, तो ये देखिए ये दो वैल्यूज कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद देखते हैं अगली वैल्यू क्या है। तो अगली वैल्यू जो है वो है सोशलिस्ट कैरेक्टर, जो है हमारा सोशलिस्ट कैरेक्टर। सोशलिस्ट लिख लीजिए कि सोशलिस्ट है। अब सोशलिस्ट कहने का मतलब ये है, ये चीज ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो कि ये जो है ओरिजिनली नहीं था, तो लिख लीजिए नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनल नहीं था तो किस कैसे आया है, तो लिख लीजिए यहाँ इंसर्टेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके द्वारा देखिए हमको ये देखने को मिल जाता है। ये कब है? 1976 में। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक, अब सोशलिस्ट कहने का मतलब ये है कि देखिए कि हमको जो है इसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखने को मिलता है। इज सीन, तो हमको देखिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखने को मिलता है। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब बेसिकली यही है कि देखिए इंडिया जो है वो सोशल बीइंग है। देखिए सबको लेके चलने वाला है। कहने का मतलब ये है समाज वगैरह के देखिए हर चीज की धाराओं को जो है लेके चलता है, उस चीज की बात कर रहा है। अब देखिए इसका जो है काम कैसे होता है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है या फिर सोशलिज्म जो है वो किस तरह से एक्सरसाइज होता है। तो देखिए, तो ये लिख लीजिए थ्रू डेमोक्रेटिक। तो देखिए डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो है वो या फिर इवोल्यूशनरी कह ले, इवोल्यूशनरी एंड नॉन वायलेंस मीन्स। तो नॉन वायलेंस मीन्स के थ्रू देखिए जो है ये अपना जो है सोशलिज्म जो है एक्सरसाइज करता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब अगला देख लेते हैं। अगला देखिए अगला कौन सा है। तो सोशलिज्म के बाद बारी आएगी सेकुलरिज्म की। अब सेकुलरिज्म करना है हमको। सेकुलरिज्म यही कर ले क्या, या फिर यही लिख लीजिए सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का तो मतलब जानते ही होंगे। आजकल तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी भी इतनी हो गई है खाली सेकुलरिज्म की बात करती है। सेकुलर कोई सी भी नहीं है, वो बात दूसरी है। चलिए सेकुलरिज्म देखिए। अब सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि देखिए ये भी जो है ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 का, उसके द्वारा जो है इंसर्ट किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखें सेकुलरिज्म का मतलब है डज नॉट सपोर्ट वन रिलीजन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी एक रिलीजन को देखिए सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, सारे रिलीजन्स को साथ में लेके चलता है। ठीक है,
ये चीज़ कहना चाहता है कि कोई भी रिलीजन के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाइस नहीं है। लिख लीजिए, ट्रीट्स ऑल रिलीजन एज सेम, सारे रिलीजन्स को जो है एक तरह से ही समझता है। ठीक है, इससे ये समझ में आता है क्या कहना चाहता है। ये टी है, आर ई है, ठीक, ट्रीट्स। इसे कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, ना ही ये रिलीजियस है, नॉर, या नॉट लिखे, नॉट इट इज रिलीजियस, नॉर नॉन रिलीजियस, न ही नॉन रिलीजियस है, न तो रिलीजियस है और ना ही नॉन रिलीजियस है। जिस हिसाब से देखिए जाता है कंडीशन, उस हिसाब की देखिए काम आपको देखने को मिल जाते हैं। और किसी भी तरह के देखिए रिलीजियस डोगमास से फ्री है, तो फ्री फ्रॉम ऑल रिलीजियस डोगमास। तो किसी भी तरह के जो है रिलीजियस डोगमास का कोई इफेक्ट हमको कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो है आप पॉइंट नोट कर लीजिए इसके बारे में। मेन सारा जो क्वेश्चन था ना, इसी को एक्सपेंड करके लिखना है। ये सब तो इंट्रोडक्शन की तरह हो जाएगा, उसके बाद से हम लिखेंगे करंट सिनेरियो में इसका क्या इफेक्ट है। वो जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि किस तरह से देखिए काम हो रहा है। इसके बाद देखिए बारी है डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। अब देखिए अगला देखते हैं, जो लोग नई नोट के स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब देखिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में देखिए सबसे आसान चीज जो सब कोई जानता है वो क्या है, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, वो तो सबको जानता है। अब देखिए डेमोक्रेसी देखते हैं, डेमोक्रेसी, एक सेकंड ब्लैक मार्कर देखिए। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, देखिए डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब यही होता है कि जो भी बंदा, जो भी हमारे मतलब सिटीजन्स है, ये सब हैं, ये जो है इनके पास इंडिविजुअल चॉइस हो, ठीक है, फ्री हो अपनी चॉइसेस के लिए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब यही होता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सिटीजन्स। तो सिटीजन्स की जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। देखिए जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की गवर्नमेंट जो है, किस तरह की गवर्नमेंट जो है बनाना चाहते हैं और कौन सी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो ये किसके थ्रू एक्सरसाइज किए थे, तो एक्सरसाइज थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हम जब एक्सरसाइज करते हैं, या फिर कह लीजिए राइट टू वोट को जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो ये चीज जो है हम ये डिफाइन करती है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अब किस तरह की, कैन मेक गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन, अपने मर्जी की गवर्नमेंट बना पाए बाई इलेक्टिंग their representative to form the government।
तो जो है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद ही इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है जाके गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इससे ये श्योर होता है कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी पॉलिसी होगी, जो भी चीज़ें बनेगी वो हमारे हित में बनेगी। और ये सारे काम जो है हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो है एक्सरसाइज करते हैं, जिसको राइट टू वोट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए रिपब्लिकन कैरेक्टर देख लेते हैं। एक ही बस बचा है रिपब्लिकन कैरेक्टर, तब रिपब्लिकन कैरेक्टर भी यही देख लेते हैं, इतने में हो जाएगा। रिपब्लिक, यहां लिख लिए रिपब्लिकन कैरेक्टर या फिर रिपब्लिक ही लिखे। ठीक है, अब रिपब्लिकन कैरेक्टर हमको कैसे देखने को मिलता है कि स्टेट की जो सुप्रीम पावर है, द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। देखिए जहां भी स्टेट लिखा होगा, स्टेट का मतलब कंट्री होगा। ठीक है, स्टेट इज हेल्ड विथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट बाय मोनार्क। तो किसी भी मोनार्क के थ्रू जो है नहीं, हमारा जो हमारा सुप्रीम पावर है, जो वेस्टेड है, ठीक है, वो जो सुप्रीम पावर है स्टेट जो है, वो जो है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा होल्ड किया जाता है, किसी मोनार्क के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसमें लिख लीजिए, इन केस ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ इंडिया इट इज विथ द प्रेसिडेंट। देखिए सारे जो भी हमारे पास जितने भी देखने को मिलेंगे, वहां पे देखिए हमको जो है प्रेसिडेंट ही देखने को मिलेगा, जो रिपब्लिकन कैरेक्टर होगा, जैसे कि अमेरिकन वगैरह है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे प्योरली रिपब्लिकन कैरेक्टर नहीं होगा, वहाँ हमको मोनार्क देखने को मिल जाते हैं। कुछ वो रानी एलिजाबेथ थी, फिर वो बन गए, नए वाले बन गए। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे जो है प्रिंस वगैरह जो चेंज होते रहते हैं। तो ये लोग देखिए कहीं ना कहीं रिपब्लिकन कैरेक्टर में एक तरह से बाधा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे और ये लिख लेंगे, द टर्म इज फिक्स्ड फॉर 5 years। और जो टर्म है वो 5 ईयर के लिए फिक्स होती है, 5 साल बाद जो है री इलेक्शन होता है। ये वाला जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट जो है हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन और ये सब क्या चीज़ होती है। तो अभी के लिए इतना लिख लेते हैं, रिपब्लिकन कैरेक्टर हो गया। इसके बाद देखिए हमको ऑब्जेक्टिव्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो करने हैं, सॉरी प्रीएम्बल के, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो करने हैं। ठीक है, तब देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो लोग नहीं नोट किए हैं वो लोग देखिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो बेसिक वैल्यूज ऑफ प्रीएम्बल कर रहे थे, तो ये सारी कंप्लीट हो गई हैं। आप देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहां लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो है क्या ऑब्जेक्टिव है। एक सेकंड रुके, हम चेक कर ले रहे हैं वीडियो कैसी चल रही है। जी हाँ, देखिए सही चल रही है, हमको लग रहा है सारा चीज जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ऑब्जेक्टिव हमको देखना है। एक सेकंड, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ऑब्जेक्टिव देखना है। देखिए देखते हैं, देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमने देखे थे, तो ये याद ही होना चाहिए आपको। देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो हमने देखा था वो क्या था, तो जस्टिस था। जस्टिस, ये वाली लाइन जिसको भी याद होगी बहुत अच्छा है। अब ये देखिए जस्टिस जो है वो किस तरह की जस्टिस थी, अगर जो याद है तो सही है, नहीं याद है तो देखिए
जस्टिस देखिए आपको किस किस तरह की जस्टिस मिलती थी। तो देखिए किसी भी तरह की जितनी भी जस्टिस है सारी की सारी जस्टिस आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें सोशल जस्टिस आपको देखने को मिलेगी, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से देखिए आपको देखने को मिल जाएगा इकोनॉमिक जस्टिस और जो है पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस जो है सोशल टाइप का, इकोनॉमिक टाइप का, पॉलिटिकल टाइप का, किसी भी तरह का जस्टिस, जितने भी तीन तरह के जस्टिस मेनली होते हैं, तीनों तरह के जस्टिस आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब किसी भी तरह से जो है आपके साथ इनजस्टिस नहीं किया जा सकता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन का। और देखिए एक सेकंड, हाँ ये एक ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये सारी चीजें जो है ये आपको देखिए डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलेंगे। तो लिख लीजिए, इट इज सिक्योर्ड थ्रू डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स। पहली बार लिख रहे हैं इसलिए कैपिटल में लिख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स ब्रैकेट में एफआर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए लिबर्टी देखना था। जस्टिस के बाद बारी थी लिबर्टी की। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक सेकंड देखिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। ठीक, तो लिबर्टी किस किस तरह की थी? तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ठीक, फेथ, और जो थी वर्शिप। इतनी तरह की जो है आपको देखने को मिलती है। ये देखिए ध्यान दीजिए, तो ये ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन के कि आपको जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइप की जस्टिस मिले। ठीक है, और ये सारे जो है फंडामेंटल, ये भी जो है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इंश्योर किया जाता है। यहां पे लिख लीजिए ऑल्सो इंश्योर्ड थ्रू डिफरेंट एफआर्स। ठीक है, तो डिफरेंट एफआर्स का यूज करके जितने अलग अलग फंडामेंटल, जब हम फंडामेंटल राइट देखेंगे तो देखेंगे किस में जस्टिस है, किस में लिबर्टी, और किस तरह से जो है ये सारा काम होता है। ठीक है, तो ये जो है हमको देखने को मिलता है। अब लिबर्टी हो गया, लिबर्टी के बाद बारी है देखिए इक्वालिटी की। लिबर्टी, उसके बाद देखिए इक्वालिटी है, इक्वालिटी। ठीक है, जितने टर्म्स आप देख रहे हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, अगर जो ये लग रहा हो कि ये बहुत ब्रीफ मैंने डिस्कस किया, तो फंडामेंटल राइट्स में बार बार आपको देखने को मिलेगा। और जब फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलेगा तो वहां ब्रीफली डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट जितने हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। आप परेशान हो, ये अभी देखिए ऑब्जेक्टिव ही देख रहे हैं तो डायरेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बारी है इक्वालिटी की। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, तो स्टेटस की इक्वालिटी। और किस चीज की इक्वालिटी? तो अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी। और ये भी जो है एफआर्स के थ्रू सिक्योर किया जाता है। तो ये लिख लीजिए सिक्योर्ड थ्रू एफआर्स, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। देखिए ये जितने भी आपको देखने को मिलेंगे सारों में जो है फंडामेंटल राइट देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, और फंडामेंटल राइट के थ्रू जो है सिक्योर किए जाएंगे। उसके बाद देखिए एक सेकंड, फैटर्निटी है, फैटर्निटी। अब फैटर्निटी देखिए, तो फैटर्निटी का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ कॉमन
ब्रदरहुड। ये लिख इसलिए दिया गया है कि भूल जाता है बार बार। तो स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, फ्रेटर्निटी, ये जो है हमको बेसिकली देखिए तो आर्टिकल 51 में हमको देखने को मिल जाता है। इन आर्टिकल 51, तो ये आर्टिकल 51 ए में देखने को मिलता है, ई वाला जो क्लॉज है उसमें देखने को मिलता है। अब देखिए तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ध्यान रखिएगा कि ये ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो सारी होती हैं वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होते। बेसिकली ये वो चीजें हैं जो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क करके चले गए कि देश के हित के लिए आपको ये सारे काम तो करने ही होंगे, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू। अब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एक लाइन रह जाती है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं यहीं पे। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव देखे उन सब को फुलफिल करने के लिए देखे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है डिफरेंट फंडामेंटल राइट में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि राइट टू लाइफ, ठीक। इसका एक सब राइट है जिसका नाम है राइट टू लिव विथ डिग्निटी, ठीक। एक और राइट आपको देखने को मिलेगा, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये सारे हैं। ये सारे राइट्स जो हैं, आगे ईटीसी लिख लीजिए, अभी बहुत सारे राइट जुड़ेंगे। ये सारे राइट्स जो हैं मिल के जो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को इंश्योर करते हैं। और जब तक इंडिविजुअल के पास खुद की डिग्निटी नहीं रहेगी कोई भी फॉलो नहीं होगा, न इक्वालिटी, न फ्रेटर्निटी, न और कोई राइट। कोई भी राइट, जस्टिस है या फिर इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है या फिर लिबर्टी है, कोई भी फॉलो नहीं होगा। तो इसके लिए डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए ये वाला नोट कर लीजिए, जो लोग नहीं नोट कर रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। अब देखिए यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एक अंतिम जो है हमारे पास देखिए लाइन रह गई है। तो अब यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जो है वो कई चीज से इंश्योर किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव ही है इसका। देखिए तो ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिए यूनिटी, अरे एक सेकंड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जो है ये कैसे, ये देखिए इंटीग्रिटी जो वर्ड है, वर्ड इंटीग्रिटी जो है, वर्ड इंटीग्रिटी ये जो है इंसर्टेड बाय, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 का, उसके द्वारा देखिए इंसर्ट किया गया है, ठीक है। अब यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जो है वो डिफरेंट एफआरस का यूज करके देखिए इंश्योर किया गया। कुछ देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी रोल प्ले करती हैं, ठीक। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी जो है
वो भी रोल प्ले करती है, बहुत सारी चीजें। फ्लैग कंडक्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा। फ्लैग कंडक्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, फ्लैग कंडक्ट ऑफ इंडिया है। फिर नेशनल एंथम का कोड ऑफ कंडक्ट है। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो मिलके जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन का ध्यान रखते हैं। यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन कहने का मतलब यह है कि देश की जो है अखंडता और संप्रभुता जो है उसका ध्यान रखते हैं। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं और प्रीएम्बल में देखिए एम्बेडेड है। अब एक दो क्वेश्चन रह जाता है, वो दो क्वेश्चन देखिए कर लेते हैं, जो दिमाग में सबके उठ के आ रहा होगा तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक सेकेंड, इसको ऐसा बनाइए, इज द प्रीएम्बल इज अमेंडेबल। क्या प्रीएम्बल जो है अमेंडेबल है? आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर है कि हाँ अमेंडेबल है, यस। देखिए तो एक केस है वो हमको देखना है, वो है बेरुबारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये बेरुबारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 का केस है, 1960। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो है इस केस में यह पूछा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन ये था, सिंस प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, सो इज इट अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368। तो 368 जो आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए यूज होता है, तो क्या इसके अंडर जो है प्रीएम्बल अमेंड किया जा सकता है जबकि प्रीएम्बल इसका पार्ट नहीं है? तो इस केस में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया, held that preamble is not amendable। प्रीएम्बल जो है वो अमेंडेबल नहीं है। लेकिन इसी के बाद आता है केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस आता है, जो कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, स्टेट ऑफ केरला। एक सेकंड, स्टेट ऑफ केरला 1973। तो ये 1973 आता है। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल is an integral। तो प्रीएम्बल जो है एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368। तो देखिए इसने ये कहा कि 368 के अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर जो है
ये अमेंडेबल है, क्योंकि प्रीएम्बल जो है एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो करंट स्टेटस देखिए प्रीएम्बल का ये है कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये देखिए कुछ हाईलाइट है, ये केसेस बहुत बड़े हैं, क्योंकि और चीजें भी डिस्कस हुई थी। तो हम देखेंगे केशवानंद भारती केस जैसे से देखेंगे तो देखेंगे कितने डेवलपमेंट हुए थे। एक डेवलपमेंट ये भी है, तो ये वाला डेवलपमेंट अभी के लिए देख लेते हैं। अब देखिए कुछ यूटिलिटी देख लें इसकी कि क्या यूटिलिटी है प्रीएम्बल की। जो लोग नहीं नोट किए वीडियो को बैक करके जरूर उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारी चीजें देखिए नोट भी करते रहिए। तो लिख लीजिए यूटिलिटी ऑफ प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल की यूटिलिटी क्या है? तो सबसे पहली यूटिलिटी तो यही है कि देखिए एक्ट एज इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। एक यूटिलिटी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के देखिए इंट्रोडक्शन के तरह काम करता है। अगली यूटिलिटी ये है टेल्स अबाउट द आइडियल्स, एस्पिरेशंस and beliefs of then कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनके क्या आइडियल्स थे, क्या एस्पिरेशंस थे और बिलीव्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, उनके बारे में बताता है। एक यूटिलिटी ये है, एक यूटिलिटी ये है कि आपको जो है इसमें देखिए डेट ऑफ एडॉप्शन देखने को मिल जाती है। तो देखिए ये भी लिख लीजिए टेल्स अबाउट द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिख लीजिए डिफाइंस the objective of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ऑब्जेक्टिव भी देखिए बताता है आपको। ठीक है, तो अब ये सारे देखिए ये सारी चीजें हैं जो हमको बेसिक देखिए हमको जो है यूटिलिटी प्रीएम्बल की देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये सारा है। अब जूरिस्प्रूडेंस देखना है प्रीएम्बल का। देखिए प्रीएम्बल का देखिए कोई खासा जूरिस्प्रूडेंस है नहीं। एक तो ये चीज़ है कि वो नॉन जस्टिसेबल था नेचर में, तो ऐसे ही देखिए किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स तो नहीं हो सकता। एक ही और एक सिर्फ उसका जूरिस्प्रूडेंस हमको देखने को मिल जाता है मेजरली, और उस जूरिस्प्रूडेंस में हमको ये देखने को मिलता है कि किसी भी तरह का देखिए कोई अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स में या 2 लॉ में डेडलॉक देखने को मिलता है, ठीक है, तो उस केस में जो है वो जो है उस केस में जो है एक जो है थोड़ा सा देखिए मदद करता है कि आप किस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, सोच क्या रखनी चाहिए आपको डिसीजन देते समय, तो उसमें हेल्प करता है। तो बस इतनी एक छोटा सा देखिए आपको देखने को मिलता है इसका जूरिस्प्रूडेंस। बाकी कोई जूरिस्प्रूडेंस है नहीं, तो बेसिकली करना नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस पे अगर जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही रहेगा कि ये अमेंडेबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ लॉ में, तो किसी भी तरह का देखिए आपको ये कहीं भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसके बेसिस पे किसी को जेल या फिर ये सब नहीं भेजा जा सकता है, किसी भी तरह की देखिए पेनल्टी वगैरह नहीं लगाई जा सकती है। फिर भी अगर जो कोई तरह का डेडलॉक देखने को मिलता है हमको 2 लॉज में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, या फिर 2 आर्टिकल्स हैं, या फिर बाहर के भी बने हुए 2 लॉ हैं, तो उसके बाद जो है प्रीएम्बल को इंटरप्रिटेट किया जाता है। कई बार कॉन्स्टिट्यूशन कई केसेस में देखिए प्रीएम्बल को इंटरप्रेट किया है, और ये चीज ध्यान में रखते हुए कि उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स क्या सोचते थे, किस हिसाब से लॉ होता था और किस हिसाब से देश चलना चाहिए, उसको ध्यान में रख के देखिए अपना फैसला देते हैं। तो वो चीज है।
अभी के लिए तो इतना ही है। इसी के साथ देखिए प्रीएम्बल वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब अगला पोर्शन देखेंगे जब अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलिए ठीक है, थैंक यू, ध्यान रखिए और पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।